तो हमको गांधी की हत्या के पहले जो बनी थी इस देश, उसका अध्ययन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें देखना होगा, जिस जानते हैं कि देश का बंटवारा हो गया था और देश नया नया आजाद हुआ था, तो देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो इतने सारे शरणार्थियों को जगह दे पाता, उनकी उत्तम व्यवस्था कर पाता। जो मुस्लिम शरणार्थी भारत छोड़कर पाकिस्तान गए हैं और जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, जो घर था या उसकी जो जगह थी रहने की, वो वहां से आए किसी हिंदू शरणार्थी को दे दी जाए। ऐसा पाकिस्तान में लगातार हो रहा था। हम लोग देख सकते हैं कि लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में जो हिंदू आए थे, उनकी संपत्तियां यहां से गए मुसलमानों को दी गई। इसी तरह की मांग भारत में भी हो रही थी और भारत में इसको कोशिश सरदार पटेल के नेतृत्व में कोशिश भी हो रही थी। लेकिन गांधी जी का, अब यहाँ पे गांधी जी की एंट्री होती है, गांधी जी का इस चीज को लेकर विरोध था। गांधी जी का यह मानना था बुनियादी तौर पर कि ना तो किसी हिंदू को पाकिस्तान छोड़ना चाहिए, ना किसी मुसलमान को हिंदुस्तान छोड़ना चाहिए। और उनका ये शिद्दत से मानना था कि जो मुस्लिम आज अपनी संपत्ति, अपना घर परिवार छोड़कर पाकिस्तान गए, वो एक न एक दिन वापस जब माहौल सुधरेगा तो आएंगे। तो ऐसे में हिंदू शरणार्थियों को उनकी संपत्ति या उनकी रहने की जगह ना दी जाए। इसे लेकर गांधी जी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे और सरकार पर बहुत बड़ा दबाव था कि हम इतने सारे लोगों को कैसे रहने की जगह दें। और जब ये परिस्थितियां निर्मित हो गई तो शरणार्थियों की स्थिति खासकर दिल्ली के अंदर बेहद खराब हो चुकी थी। दिल्ली में ठंड का मौसम आ चुका था, दिल्ली में भयंकर ठंड पड़ती है, हम सब लोग जानते हैं। वो शरणार्थी दिल्ली आए, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। एक घटना है जो जिसका गोडसे ने अपने जो उसने अदालत में बयान दिया था, उसमें वर्णन किया है कि मस्जिद के अंदर शरणार्थी चले गए थे कि मस्जिदें खाली, जो जब इलाके के मुसलमानों ने पूरा मोहल्ला छोड़ दिया, तो एक तरह से मस्जिद भी वो खाली हो गई थी। उसमें लोगों ने आना जाना बंद हो गया था, तो वहां भी कुछ हिंदू शरणार्थियों ने शरण ले ली। तो उन मस्जिदों से जबरदस्ती रातों में हिंदू शरणार्थियों को हटाया गया और उससे बड़ी विचित्र स्थितियां इस देश के अंदर, खासकर देश की राजधानी में निर्मित हो गई थी। और इसका असर यह हुआ कि गांधी के प्रति शरणार्थियों में एक भयंकर गुस्सा पैदा हो गया था। अब इस बीच में क्या होता है कि अब इसी घटना के बीच में जनवरी का दूसरा हफ्ता आता है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में क्या होता है कि 13 जनवरी के आसपास महात्मा गांधी अनशन पर बैठ जाते हैं। अब अनशन में जो बताई थी हिंदू मुस्लिम एकता होना चाहिए, दिल्ली में जो दंगे हैं वो रुकना चाहिए, मुसलमानों को वापस लाने की कोशिशें होना चाहिए। और लेकिन आम जनमानस का यह मानना था, जिसमें गोडसे भी शामिल था, कि गांधी ये काम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उसमें पाकिस्तान के हिस्से जो रकम आई थी उसकी एक तीसरी किस्त 55 करोड़ रुपए के रूप में भारत सरकार ने रोक ली थी। क्योंकि ये खैर सभी को मालूम है कि कश्मीर में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, तो नेहरू और पटेल का यह मानना था कि अगर हमने ये 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए तो पाकिस्तान जो है इसका इस्तेमाल युद्ध में हमारे खिलाफ कर सकता है इस धन का। तो उस स्थिति में गांधी के बारे में माना जा रहा था कि गांधी का जो अनशन है, ये अनशन जो है ये 55 करोड़ रुपए देने के लिए हो रहा है। और हुआ भी वही। 13 जनवरी को उन्होंने अनशन शुरू किया गांधी ने, और 14 जनवरी की शाम कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि पाकिस्तान को ये 55 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। गोडसे ने उस वक्त तक तय कर लिया था कि अब गांधी को मरना होगा या गांधी को मैं मार के रहूंगा। इसी बीच में जो गांधी के खिलाफ जो माहौल था, इसी परिस्थितियों के अंदर गोडसे वो तय करता है। और वो ऐसा नहीं है कि उसने अचानक ये फैसला जो है वो 55 करोड़ वाली बात पे ले लिया था। उसके मन में बहुत दिनों से गांधी विरोध की भावना पनप रही थी। उसने अपनी जो अंतिम गवाही दी है, जो अपना अंतिम बयान जो उसने शिमला हाईकोर्ट में दिया है, उसके अंदर वो बार बार उसने गांधी की गलतियों का उल्लेख किया, जिसमें वो सबसे पहले बोलता है कि खिलाफत आंदोलन से वो शुरू करता है कि खिलाफत आंदोलन में गांधी ने जो हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर जो कॉम्बिनेशन बनाया और वो जो असफल हो गया, उसकी असफलता के बाद जो पूरे देश में हिंदू विरोधी दंगे हुए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है मोपला नरसंहार। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और बहुत ही दुर्भाग्य क्या कहूंगा, बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने मोपला नरसंहार को जो है मतलब किताबों से गायब कर दिया। और अगर लिखा भी है तो ये साबित करने की कोशिश की गई है कि मोपला का जो नरसंहार हुआ था, जो मोपला मुस्लिमों ने जो कत्लेआम मचाया था, वो बेसिकली अंग्रेजों और जो केरल के जो नायर जमींदार थे उनके खिलाफ था। लेकिन हकीकत में वो एक हिंदुओं का नरसंहार था, जिसमें बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुए, महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ हुआ। मतलब मोपला नरसंहार जो उस समय था,
उसने उस जनमानस पे असर डाला था, लेकिन उसको धीरे-धीरे इतिहास की किताबों में गायब कर दिया गया। तो वो मोपला नरसंहार का जो असर था, जो हुआ था, उसके किस्से कहानियों ने, वीर सावरकर ने भी उसपे एक पुस्तक लिखी थी मोपला। उन सबका असर कहीं न कहीं गोडसे के ऊपर पड़ा था, जो उसने बाद में बयान भी किया। इसके बाद उसने उसको एक समस्या थी कि गांधी बार-बार आर्य समाज का विरोध करते हैं। आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जब हुई थी तो गांधी जी ने उस हत्यारे का समर्थन किया था। तो इस तरह की भावनाएँ गोडसे के अंदर धीरे-धीरे जब वो जवानी की दहलीज पे कदम रखा था, तो शायद वो उसके अंदर वो पनपना शुरू हो गई थी। फिर गांधी ने बीच में हिंदी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंदी, उर्दू मिक्स हिंदुस्तानी इस देश की भाषा होना चाहिए। वहाँ उसको तकलीफ हुई, जिसका उसने अपना बयान जो अदालत में दिया, उसका उसने वर्णन किया। इसके अलावा जब देश आज़ाद हुआ तो लोग एक बड़े जनमानस की ये माँग थी कि गोवध पे प्रतिबंध लगना चाहिए। गांधी जी के पास हज़ारों चिट्ठियाँ पहुँचती थी कि अब तो हमारी सरकार बन गई है, देश आज़ाद हो गया, तो गोवध पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो गांधी कहते थे कि गोवध पर प्रतिबंध कैसे लगा दें? ये देश में तो मुसलमान भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तो किसी हिंदुओं की एक मांग पर गोवध पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें गोडसे ने अपने बयान में कही हैं कि ये सब वजह थी, जिसकी वजह से मेरे मन में कहीं न कहीं गांधी के प्रति जो है, इस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा था।